आज बाजार ने बनाया नया शिखर, लेकिन यहां से कहां जाएगा बाजार? क्या नोटबंदी पर हमसे कुछ छिपाया जा रहा है? क्या अमेरिका में नौकरी मिलना अब संभव है? इन तमाम सवालों के जवाब और आज की सभी बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं आवाज एट 9 लेकर। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले हेडलाइंस। अच्छे मॉनसून की खबर से 2 दिन की सुस्ती के बाद बाजार में तेजी का तूफान। निफ्टी सेंसेक्स नए शिखर पर, निफ्टी 9400 के पार। 6 महीने बाद भी नोटबंदी के फैसले का ब्यौरा देने से आरबीआई का इनकार। आरटीआई के सवाल पर दिया जवाब। खुलासे में खतरे में पड़ जाएंगे देश के आर्थिक हित। एक और आईटी कंपनी पर पड़ा ट्रंप की सख्ती का असर। इन्फोसिस के बाद अब कॉग्निजेंट भी 8000 अमेरिकियों को देगी नौकरी। मेक इन इंडिया के लिए सरकारी खरीद के नियमों में होगा सुधार। खत्म किया जाएगा टेंडर में भेदभाव। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। इस बार आम लोगों की पहुंच से दूर होगा आम। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान की वजह से 65% फसलों को नुकसान। चढ़ते पारे के साथ ही बड़ी एसी की डिमांड। 70% तक बड़ी बिक्री। एसी पर हफ्ते भर से ज्यादा की वेटिंग। जस्टिन बीबर का भारत में पहला धमाकेदार शो। बीबर को सुनने मुंबई में पहुंचे पूरे देश से आए फैंस। इस बार आप बाहुबली दी बिगिनिंग कह सकते हैं इसे। बाजार यहां तक कभी नहीं पहुंचा और ये तो नए दौर की शुरुआत है। अच्छे मॉनसून की खबर से आज शेयर बाजार नए शिखर पर पहुंच गया। चौतरफा खरीदारी के दम पर निफ्टी 9400 के पार निकल गया। सेंसेक्स भी नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया और कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 315 और निफ्टी 90 पॉइंट का उछाल दिखाने में कामयाब रहे। तो नए शिखर पर बाजार। निफ्टी पहली बार 9400 के पार, सेंसेक्स नई ऊंचाई पर। बैंक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी बहुत आगे पहुंचे। विदेशी निवेशकों की जोरदार खरीदारी और अच्छे मॉनसून के अनुमान ने भरा है ये जोश। चलिए बाजार पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी हजदा सावंत। उनसे बातचीत करते हैं। हजदा, आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है कि बाजार को एक नई ऊंचाई हासिल हुई है? एक्शन तो पूरी स्क्रीन पर देखा गया है। चौतरफा खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन मॉनसून इंपैक्ट ही था जिसने बाजार में इतनी जान भरी। तो पहले वही स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जिनमें अच्छे मॉनसून या फिर सामान्य मॉनसून का फायदा दिखाई देगा। एस्कॉट्स हो, एमएनएम हो, अच्छी खासी तेजी इन स्टॉक्स में आती दिखाई दी। एफएमसीजी में एचयूएल लाइफ हाई पर आया, 1000 के लेवल्स भी दिखाए हैं इसने आज। इसके अलावा फर्टिलाइजर कंपनियों में भी हमने देखा चंबल, आरसीएफ, यहां पर इनफैक्ट लिस्ट लंबी है, ये टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। इंडेक्स के जो दिग्गज हैं जिन्होंने बाजार का काफी साथ दिया है, भारतीय एयरटेल निराशाजनक नंबर्स, लेकिन उसके बावजूद शॉर्ट कवरिंग आई और उसके बाद नई खरीदारी के सौदे बनते दिखाई दिए। 8% भागा है काउंटर। जी एंटरटेनमेंट में 5% की तेजी। ऑरबिंदो फार्मा, एचडीएफसी, आइशर मोटर्स ये दूसरे दिग्गज थे जिनमें हमने देखा दमदार खरीदारी होती दिखाई दी। और मिड कैप्स भी पीछे नहीं थे, ये इंडेक्स भी हाईस पर ही जाकर टिका है। इसमें आप देखिए रनवे रैली मिर्जा इंटरनेशनल, मार्क्सिंस फार्मा, सीजी पावर, एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज, जीएमडीसी जैसे काउंटर्स में हुई। यानी कि कोई ऐसा एक सेक्टर नहीं है जिसने आज रैली को लीड किया है। खरीदारी चौतरफा थी और अनुमान यही है कि यहां से आगे ये तेजी का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया हजदा इस जानकारी के लिए। तो इधर जानकार भी बाजार में तेजी जारी रहने की संभावना जता रहे हैं। ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी बहुत अच्छा है। ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स निवेश कर रहे हैं और जैसे मार्केट का रुख है, हम लोगों को लगता है कि लिक्विडिटी का सिलसिला बरकरार रहेगा और जब तक ये लिक्विडिटी रहेगी तब तक मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम भी बरकरार रहेगा। तो निवेशक के लिए बेहतर यही होगा कि वो सिलेक्ट काउंटर स्पेसिफिक हिसाब से इन्वेस्ट करे। इधर चौथी तिमाही में हीरो मोटो के नतीजे बेहद कमजोर रहे। साल दर साल कंपनी का मुनाफा 834 करोड़ रुपए से घटकर 718 करोड़ रुपए रह गया है, जबकि कंपनी की आय 7506 करोड़ रुपए से घटकर 7488 करोड़ रुपए रह गई है। कंपनी का मार्जिन भी बेहद खराब रहा है और ये 16% से गिरकर 14% पर आ गया है। दरअसल खराब नतीजों की वजह से कंपनी की 2 व्हीलर बिक्री में गिरावट है जो करीब 6% गिर गई है। हालांकि कंपनी ने 30 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है।
आरबीआई ने नोटबंदी के फैसले और प्रक्रिया पर आरटीआई का जवाब देने से मना कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि नोटबंदी का ब्यौरा सार्वजनिक करने से देश के आर्थिक हितों का खतरा हो सकता है। पूरी खबर के लिए हम बात करेंगे सीएनबीसी आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, आरबीआई ने अपने जवाब में क्या कहा है और इसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं? देखिए, आरबीआई और सरकार की ओर से नोटबंदी के बाद शुरुआत में बहुत सारी जानकारियां लगातार दी गई और अचानक से जब बहुत सारे नोट आ गए तो जानकारी मिलनी बंद हो गई और उसके बाद से लगातार जो भी कोशिशें हुई हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में यहाँ मुंबई में हम या हमारी टीम या दूसरे जर्नलिस्ट आरबीआई से पूछते हैं या वित्त मंत्रालय से पूछा जाता है दिल्ली में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट के द्वारा, हमारे ब्यूरो के द्वारा, तो बहुत ज़्यादा जानकारियाँ, बहुत ज़्यादा डिटेल्स निकल कर नहीं आ पा रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर एक न्यूज़ एजेंसी की तरफ से दरअसल आरटीआई दाखिल की गई थी ये जानने के लिए कि आरबीआई के बोर्ड ने जिस बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया कि नोटबंदी की जाए, उसके क्या डिटेल्स थे वो प्रस्ताव सामने रखा जाए और वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच इस दौरान जो बातचीत हुई, जो पत्राचार हुआ, वो पत्र भी सामने लाए जाएं। लेकिन आरबीआई का ये कहना है कि आरटीआई एक्ट के तहत ऐसे प्रावधान हैं जिसमें यदि देश की संप्रभुता को कोई खतरा पहुंचने का डर हो तो आरबीआई या कोई भी विभाग इसकी जानकारी देने से इनकार कर सकता है। और आरबीआई की यहाँ पर दलील ये है कि अगर ये बता दिया जाए कि प्रस्ताव कैसा था, क्या पारित हुआ था और सरकार और आरबीआई के बीच में क्या बातचीत हुई थी, तो उसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में पॉलिसी बनाने और इम्प्लीमेंट करने में अड़चने आ सकती हैं और इस वजह से आरबीआई ने ये डिटेल्स देने से इनकार कर दिया है। इनफैक्ट इस आरटीआई में तो ये नहीं पूछा गया था, लेकिन अलग से लगातार पत्रकारों की कोशिश रही है जानने की आरबीआई से और सरकार से भी कि कुल कितने नोट आए जो आरबीआई को अभी तक मिले हैं, और वो भी आंकड़े दरअसल अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे लगता है कि नोटबंदी से जुड़ी हुई जानकारियाँ हासिल करना काफ़ी मुश्किल बना हुआ है और ये जो सस्पेंस है कुल मिलाकर नोटबंदी के साथ, हालांकि नोटबंदी का दौर पूरा हो गया, नए नोट आ गए, लेकिन जानकारियां हासिल करने का जो सिलसिला है और जो सस्पेंस है अभी और भी काफ़ी लंबा चलेगा। किसी जासूसी सीरियल में जिस तरह से हम देखते हैं कई बार महीनों तक काफ़ी सारे सवाल रह जाते हैं, काफ़ी सारे अनसुलझे प्रश्न यहाँ पर भी बने हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप इस जानकारी के लिए। तो वाकई काफ़ी सारे प्रश्न हैं, सवाल हैं, लेकिन फिलहाल तो आरबीआई ने उनका जवाब देने से इनकार कर दिया जहां तक नोटबंदी की बात है। और अब बात करेंगे ट्रंप की सख्ती की। यूएस वीजा के नियम सख्त होने के बाद आईटी कंपनियों में भारतीयों के लिए नौकरी का संकट खड़ा हो गया। इन्फोसिस के बाद अब कॉग्निजेंट भी अमेरिका में 8,000 यूएस नागरिकों को नौकरियां देगी। कंपनी ने पिछली बार 4,000 अमेरिकी युवाओं को नौकरी दी थी, जबकि इस बार ठीक दोगुनी नौकरियां वहां के युवाओं को दी जाएंगी। बात यहां तक होती तो भी ठीक था, लेकिन कंपनी भारत में जिस तेजी से छटनी कर रही है उससे बड़ी संख्या में आईटी प्रोफेशनल्स की नौकरियां जा रही हैं। इस वक्त विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट और टेक महिंद्रा सभी कंपनियों में छटनी का दौर चल रहा है। भारत की स्टार्टअप कंपनियों में बड़ा पैसा लगाने वाले सॉफ्टबैंक को बड़ा घाटा हुआ है। 2016-17 में जापानी निवेशक कंपनी सॉफ्टबैंक को भारतीय निवेश से 9,000 करोड़ रुपए का घाटा लगा है। सॉफ्टबैंक ने भारत में स्नैपडील, ओला और एलारा टेक्नोलॉजी जैसे स्टार्टअप्स में निवेश किया था। कंपनी ने मार्च में खत्म हुए वित्तीय वर्ष के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में घाटा 1.4 अरब डॉलर यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए का दिखाया है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक और कोशिश। घरेलू प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकारी खरीद के नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नए नियमों के तहत तय मात्रा में घरेलू कंपनियों से सामान खरीदना जरूरी किया जा सकता है। नियमों में और किस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। अब देश में बने सामानों की मांग बढ़ने वाली है क्योंकि सरकारी खरीद में इनको खास तवज्जो दी जाएगी। नियमों में सबसे बड़ा बदलाव इस तरह से किया जा रहा है कि घरेलू कंपनियों को मल्टीनेशनल कंपनियों से मुकाबला करना आसान हो। सरकारी खरीद के वक्त टेंडर की शर्तें मल्टीनेशनल कंपनियों और घरेलू कंपनियों के लिए अलग अलग नहीं रखने का प्रस्ताव है। मसलन बैंक गारंटी की शर्तें दोनों के लिए एक समान हो। सामान की क्वालिटी के मापदंड भी दोनों के लिए एक जैसे ही हों, यानी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए अलग से विदेशी मापदंड ना तय किए जाएं। अगर कोई विदेशी प्रोडक्ट है भी तो इसमें कम से कम 35% वैल्यू एडिशन भारत में करना जरूरी हो, जैसा कि चीन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में होता है।
सरकारी खरीद के इन नियमों में बदलाव का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और अब 12 मई को प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है जिसमें संबंधित मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जरूरी आदेश जारी कर दिया जाएगा। नियमों में बदलाव के तहत न सिर्फ विदेशी कंपनियों से मुकाबले पर फोकस किया जा रहा है बल्कि नई और छोटी कंपनियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मसलन सरकारी खरीद के दौरान नए और पुराने सप्लायर के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी किसी सप्लायर को सिर्फ इस वजह से मना नहीं किया जा सकता कि उसके पास कोई अनुभव नहीं है। अलग अलग सरकारी विभागों में सामान की सप्लाई करने वालों को अलग अलग रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इनके लिए एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने का भी प्रस्ताव है। हालांकि इससे पहले सरकारी खरीद में छोटे और मझोले उद्योगों को तवज्जो देने का फरमान फेल हो चुका है। ऐसे में नए नियमों को अमल में लाना एक बड़ी चुनौती होगी। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। क्या आपका मोबाइल बिल आपकी उम्मीद से ज्यादा आता है? हो सकता है इसकी वजह हो बिना आपकी जानकारी के वैल्यू एडेड सर्विसेज का एक्टिव होना। सरकार ऑपरेटरों की इस मनमानी को खत्म करने के लिए एक्शन लेने जा रही है। इस तरह के मैसेज न जाने कितने टेलीकॉम ग्राहकों के लिए सिरदर्द हैं। टेलीकॉम कंपनियां इस तरह का मैसेज भेजकर कॉलर ट्यून या डाटा पैक जैसे वैल्यू एडिड सेवाएं एक्टिवेट कर रही हैं। नतीजा ये कि उपभोक्ताओं को न चाहते हुए भी ज्यादा बिल भरना पड़ता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर पिछले 6 महीने में 18,000 शिकायतें मिली हैं। इनमें 1/4 से ज्यादा शिकायतें बिना जानकारी वैल्यू एडिड सर्विस एक्टिवेट करने को लेकर हैं। लिहाजा मंत्रालय अब टेलीकॉम रेगुलेटर यानी ट्राई से कुछ सिफारिशें करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव में मंत्रालय इस बात पर जोर दे रहा है कि ट्राई अपने नियमों में बदलाव करके इस बात को सुनिश्चित करे कि ग्राहकों की वैल्यू एडेड सेवाओं समाप्त होने पर टेलीकॉम ऑपरेटर बाकायदा फ़ोन पर इस बात की जानकारी दें और साथ में आगे बरकरार रखने के लिए ग्राहकों की अनुमति भी ली जाए। बिना जानकारी एक्टिवेशन और ओवर चार्जिंग की ज्यादा शिकायतें ग्रामीण इलाकों से आ रही हैं। 6 महीने में कनेक्टिविटी से जुड़ी करीब 1700, ओवर चार्जिंग की करीब 1200 और कॉल ड्रॉप से जुड़ी करीब 1700 शिकायतें नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर मिली हैं। अर्णव वसावड़ा, दिल्ली। और यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद प्रचंड गर्मी ने लगा दी है एसी के लिए लाइन। देखिए आगे। आपने लॉन्च हुई किसी कार के लिए वेटिंग टाइम सुना होगा, लेकिन इस बार एसी यानी एयर कंडीशनर के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। जी हां, जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है देश का एसी बाजार गर्म हो रहा है। सूरज की तेजी ने इस बार एसी कंपनियों की किस्मत चमका दी है। पारे से पार पाने के लिए लोग जमकर एसी और कूलर खरीद रहे हैं। जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है बाजार में एसी और फ्रिज की मांग भी बढ़ रही है। इस बार गर्मी पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है और एसी और फ्रिज के बाजार में भी लगभग 25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। एसी की मांग इतनी है कि एसी मिलने में हफ्ते भर का वक्त लग रहा है। वेटिंग है 1 वीक, 1 हफ्ते का वेटिंग चल रहा है। कुछ मॉडल ऐसे हैं जो कंपनी से नहीं आ पा रहे हैं या आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आ पा रहे हैं। माल आता है और बिक जाता है। 1 वीक की वेटिंग चल रही है और माल बिक रहा है। इस साल जो है गर्मी पिछले साल से ज़्यादा आई है, जिसकी वजह से लोग कस्टमर काफ़ी आ रहा है लेने के लिए एसी। तकरीबन 30-40% का इजाफा भी हुआ है। इस गर्मी एसी की बिक्री किस कदर बढ़ी है जरा ये देखिए। मार्च अप्रैल में एलजी की एसी बिक्री में 45% की ग्रोथ देखने को मिली, जबकि वोल्टास की बिक्री भी लगभग 30% बढ़ गई। सैमसंग ने भी लगभग 20% की ग्रोथ दिखाई। वीडियोकॉन का दावा है कि उसकी बिक्री में करीब 70% का इजाफा हुआ है। गर्मी काफी बढ़ गई, कूलर से काम नहीं हो रहा। घर वाले की जिद है कि एसी चाहिए, कि इतनी गर्मी है कि उसे बर्दाश्त नहीं रह जाता और बिना विदाउट एसी के लिए एयर कंडीशन ही बाय करने आया हूँ। मौके का फायदा उठाने के लिए बजाज और कैपिटल फाइनेंस 0% ब्याज पर एसी खरीदने के लिए लोन भी दे रही है। ज्यादातर लोग बिजली बचाने वाले 5 स्टार रेटिंग एसी पसंद कर रहे हैं। खास बात यह है कि छोटे शहरों में भी इस बार एसी की खासी डिमांड देखी जा रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। एसी के बाद अब बात कर ले घर की, क्योंकि किराए पर घर लेकर रहने वाले का सपना होता है अपना घर। इसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार रेंट टू ओन पॉलिसी लेकर आ रही है। आवास मंत्रालय ने प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेज दिया है। उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में इसे हरी झंडी भी मिल जाएगी। आवास मंत्रालय नेशनल अर्बन रेंटल हाउसिंग पॉलिसी के तहत आपको किराए पर घर लेकर बाद में उसे खरीदने का विकल्प देगा।
रेंट टू ऑन के तहत शहरों में सरकारी संस्थाएं 8 से 10 साल के लिए घर को लीज पर देंगी। किराया घर की कीमत के मुताबिक तय किया जाएगा। लीज की समय सीमा पूरी होने के बाद अगर आप घर खरीदना चाहें तो EMI आपको चुकानी होगी। EMI का एक हिस्सा किराए के रूप में जमा होगा, जबकि बाकी सरकार के पास अलग से खाते में जमा होगा। जब जमा की गई कुल राशि घर की कीमत का 10% हो जाएगी तो घर की रजिस्ट्री किराएदार के नाम पर कर दी जाएगी। और अगर किसी वजह से आप रकम जमा नहीं करवा पाते हैं तो सरकार इस मकान को दोबारा से बेच देगी और किराए के अलावा अलग अलग खाते में जमा की गई राशि किराएदार को वापस लौटा दी जाएगी, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। बड़ी अच्छी तरीके से कारगर होगी। तो जो आज का एग्जिस्टिंग वैकेंट स्टॉक और अनसोल्ड स्टॉक है उसमें ये अप्लाई तो हो सकती है, लेकिन जो फ्रेश स्टॉक है उसके लिए आपके लिए जो है इकोनॉमिक वायबिलिटी करना एक रेंटल हाउसिंग के लिए आज के दिन मुझे तब तक ये वायबल नहीं दिखता जब तक इसमें लैंड कॉस्ट को ज़ीरो ना कर दिया जाए। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में 27% लोग रेंट पर रहते हैं, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा घर खाली पड़े हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक इस स्कीम का बड़ा फायदा अलग अलग शहरों में नौकरी पेशा लोगों को होगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में आम की फसल पर आंधी तूफान का कहर टूटा है। आम की पैदावार में 65% की गिरावट की आशंका जताई जा रही है। जाहिर है इस असर से आम की कीमतों पर भी इसका असर आएगा और आम आदमी की पहुंच से आम बाहर हो सकता है। इधर आम उत्पादकों ने सरकार से खुद को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लाने की मांग की है। पिछले साल आम की रिकॉर्ड 44 लाख मीट्रिक टन पैदावार हुई थी, लेकिन अब जानकार कह रहे हैं कि इस साल अगर 15 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हो जाए तो बड़ी बात होगी। वहीं इंडिया मैंगो ग्रोअर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष इंसराम अली का कहना है कि इस बार आम खरीदने के लिए लोगों को ज्यादा पैसे खर्चने होंगे। देखिए, पिछले साल जो आम था वो 25 रुपए से लेकर 40, 45, 50 रुपए तक बिका था और इस बार उम्मीद है कि 60-70 रुपए किलो बिकना चाहिए हमारे हिसाब से। अक्सर विदेशी कंपनियों पर निशाना साधने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने पेप्सी के मोक्ष की कामना की है। दरअसल पेप्सी दूध के बाजार में उतर चुकी है। आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा रामदेव ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन अपने ही अंदाज में। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, अच्छा है, कुछ अच्छा करे। पहले तो कोका कोला, पेप्सी और तमाम कोल्ड ड्रिंक पिला पिला करके लोगों की हड्डियां खराब की, कैंसर जैसी बीमारियां की। अब कुछ सदगति उनको भगवान दे और सदगति मोक्ष भी उनका जल्दी हो जाए, इसके लिए हम प्रयत्न करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को कहा है कि वो विजय माल्या को 10 जुलाई तक कोर्ट में हाजिर करे। उच्चतम न्यायालय ने माल्या को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। माल्या ने कोर्ट के आदेश के बाद भी अपनी सारी संपत्ति का खुलासा नहीं किया है। माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपया बकाया और वो फिलहाल ब्रिटेन में शरण लिए हुए हैं। आम आदमी पार्टी से निलंबित नेता कपिल मिश्रा पर आज हमले की कोशिश हुई। अनशन पर बैठे आम आदमी पार्टी के निष्कासित नेता कपिल मिश्रा पर बुधवार दोपहर एक शख्स ने अचानक हमला कर दिया। हमलावर का नाम अंकित भारद्वाज है। जिस वक्त हमला हुआ कपिल मिश्रा के कई समर्थक भी मौजूद थे। समर्थकों को कहना है कि हमला करने आया व्यक्ति आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और वो फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। और जस्टिन बीबर का भारत में पहला धमाकेदार शो, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। रेनो की डस्टर खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि डस्टर का बेस्ट वेरिएंट क्रैश टेस्ट में फेल हो गया है। बेस वेरिएंट माफ कीजिए। ग्लोबल एनसीएपी द्वारा किए गए क्रैश टेस्ट में डस्टर के बेस वेरिएंट को 0 स्टार मिला है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में डस्टर के एयरबैग को स्टैंडर्ड के हिसाब से बेकार आंका गया है। एयरबैग के साथ आने वाले वेरिएंट को क्रैश टेस्ट में 3 स्टार्स दिए गए। भारत में कैनेडियन सिंगर जस्टिन बीबर का पहला शो अब से कुछ देर पहले शुरू हो चुका है। जस्टिन बीबर ने मंच से अपने फैंस को कहा कि यू गाइज आर कूलेस्ट। भारत में परफॉर्म करने को बीबर ने गर्व की बात कहा है। ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ है हमारी
सहयोगी निधि राय, जो डीवाई पाटिल स्टेडियम पर आज सुबह से मौजूद है ऑलमोस्ट जस्टिन बीबर के जादू को कवर करने के लिए। निधि, क्या अपडेट है वहां से? विपिन जी, मैं आपको अब ये बता सकती हूँ कि अंदर जितने भी लोग हैं पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। अभी अभी जस्टिन बीबर ने अपना बहुत ही फेमस गाना गाया है जिसको ऑलमोस्ट सब कोई लिप सिंकिंग कर रहे हैं। लोग पूरे इंचेंटेड इस समय, काफ़ी उनका जादू छाया हुआ है यहाँ पे लोगों को। कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक निकलने वाला है यहाँ से, मगर लोग खड़े हैं वहाँ पे, जहाँ जो चीज़ मिली उसको पकड़ के खड़े हैं सिर्फ जस्टिन बीबर की एक झलक पाने के लिए। और वो एक के बाद अपने एक सारे फेमस गाने गा रहे हैं जो पर्पस टूर के उनके सबसे हिट गाने थे, वो सारे गाने गा रहे हैं। काफ़ी एक्साइटेड है लोग यहाँ पे, कोई यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है, ना अंदर खड़े होने की जगह है ना बाहर खड़े होने की जगह है। कुल मिला जुला के जस्टिन बीबर का ये पूरा इवेंट सुपर हिट है और लोग बहुत खुश हैं। विपिन जी, बहुत शुक्रिया निधि। तो जस्टिन बीबर ने अपना जादू चला दिया है लोगों पर और कह रहे हैं कि भारत एक कमाल की जगह है, भारत का जादू उन पर चल गया है। बहुत शुक्रिया निधि इस जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से आप जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।